हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल केमिस्ट्री में, नीट और जेई की तैयारी में। एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है तो कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना वेटेज है, कितना पोर्शन आता है एनसीईआरटी से नीट जेई में, और कब पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, ये सारी बातें करेंगे। तो एनसीईआरटी की हमारी बुक्स हैं मेनली हमारे, जो पार्ट 1 है दोनों बुक्स की, यानी कि 11th का पार्ट 1 और 12th का पार्ट 1, मेनली हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें दिया हुआ है। पार्ट 2 में भी 11th का थोड़ा बहुत पोर्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात समझें, एनसीईआरटी मस्ट है पर इनफ नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फंडामेंटल लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी, पर सफिशिएंट नहीं है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो कि नीट और जेई में पूछी जा रही हैं, और पहले से ही पूछी जा रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी पूछी जाएंगी, पर एनसीईआरटी में उसका नामो निशान ही नहीं है। भैया आपने बात तो बता दी, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ देखो, पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से दिया हुआ है, जिसको हम प्यार से मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसमें कई ऐसी प्रोफाइल हैं जो नीट में जेई में अच्छे से पूछी जाती है, जैसे कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसंट्रेशन टर्म परसेंट वी बाय वी, परसेंट डब्ल्यू बाय वी, पीपीएम, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, डाइल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, परसेंट यील्ड, मिक्सचर प्रॉब्लम, पीओएसी, सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन और यूडियोमेट्री। तो ये सारी जितनी भी प्रोफाइल है ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास के ऊपर आप क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर में भरे पड़े हैं। पीपीएम, परसेंट वी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, इवन एनसीईआरटी में भी दी हुई है आपको, लेकिन 12th में दिया हुआ है। तो लेकिन जो चीज़ 11th में पढ़ने की है, आपको 12th में जाके क्यों पढ़ोगे उसको सोल्यूशन वाले में? जब एक बार कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रही हो तो आपको एक ही बार में जो पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलेगी। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इतना फैबुलस टॉपिक है, जेई का एकदम फेवरेट, हॉट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। जब तक आपका ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जेई निकल ही नहीं सकता। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन सिर्फ इसी में नहीं, इक्विलिब्रियम में भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, सोल्यूशन चैप्टर में भी आपको बहुत ज़रूरत मिलेगी इसकी, ठीक है। तो डाइल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। परसेंट यील्ड का क्वेश्चन तो पिछले साल ही नीट में पूछा गया है, मिक्सचर प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछा जाता है, पीओएसी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सालों साल से पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन अगेन आपको 12th में हेल्प मिलेगी केमिकल काइनेटिक्स में, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं खूब सारे। यूडियोमेट्री नीट में अगेन पूछा गया है कुछ टाइम पहले, मेंस में तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रोफाइल जितनी भी मैंने बात करी, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है, लेकिन एनसीईआरटी में इनका नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी इसमें दी हुई है हमें, ठीक है। मोलर मास हमें दिया है और हमें बेसिकली दूसरा मोलर मास बताना है मिक्सचर का, यानी कि मिक्सचर प्रॉब्लम भी हो गई, हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का भी कॉन्सेप्ट आ गया, वेपर डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन इसका एनसीईआरटी में नामो निशान भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, एनसीईआरटी तक सीमित नहीं रख सकते, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जेई में 2021 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जैसे मैंने पहले ही बोला जेई का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इसके ऊपर क्वेश्चन तो सालों साल से आपको एकदम लाइन से मिल जाएंगे, भर भर के क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। तो परसेंट यील्ड का क्वेश्चन नीट 2022 देख लो भाई, क्वेश्चन है परसेंट यील्ड का। अब ये तो कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आ गया, अब चैलेंज थोड़ी कर दोगे, एक बार क्वेश्चन आ गया कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा अपने को। दूसरे चैप्टर की बात करें 11th का ही, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का नामो निशान ही नहीं है, लेकिन आपको फिजिक्स में भी मदद मिलेगी इसके लिए, और आपको केमिस्ट्री में भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो चीज़ डबल वेटेज की है वो चीज़ नहीं करोगे क्या? मत करो, एग्जाम में आ जाएगा, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या गलत हो जाएगा।
कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं प्लैंक थ्योरी की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, बोहर मॉडल की, और इवन 2πr=n लैम्डा वाली जो प्रोफाइल है वो भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दी हुई है, इनडायरेक्टली दी हुई है, लेकिन आपको डायरेक्टली कभी भी टेक्स्ट थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको मिलेगी ही नहीं ये चीज़। वेव फंक्शन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें क्वेश्चन बनकर आती हैं एग्जाम में, तो क्या करें। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है और आया हुआ भी है एक अच्छे एग्जाम में। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एक टॉपिक है, सब टॉपिक प्रोफाइल, न्यूमेरिकल प्रोफाइल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से बनती है, लेकिन इसका एनसीईआरटी में जिक्र ही नहीं किया गया। ठीक, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन ये आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जेईई मेन 2019 में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपकी पूरी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बहुत अच्छे से, और नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन देखो सामने है। ठीक है, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं अभी। 2πr=n लैम्डा उड़ीसा नीट 2019 क्वेश्चन सामने है, डायरेक्टली थ्योरी में कहीं भी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, देख लेना, छानबीन कर लेना, नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हमारी बात समझ में आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूं। इन फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज नॉट इनफ एंड सफिशिएंट, इट कवर्स ओनली 30 to 40% ऑफ नीट एंड जेईई सिलेबस। नीट की बात करें तो करीब आपका 40 to 50% काम चल जाता है, और जेईई की बात करें तो आपका 30 to 40% आपका सिलेबस कवर होता है। अच्छा, तो फिर क्या करें। अच्छा, लेकिन सब तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, क्या ये सच बात है? नहीं, सच बात तो नहीं है, मैंने प्रूव कर दी, क्योंकि कई ऐसी प्रोफाइल हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन पूछी जाती हैं। तो एनसीईआरटी से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, एनसीईआरटी इज़ वेरी डेंजरस बुक इन फैक्ट। क्यों डेंजरस है? क्योंकि कोई लॉजिकल फ्लो नहीं है। कभी कोई टॉपिक टच कर देते हैं, एकदम से किसी और टॉपिक पे कूद जाएंगे, फिर वापस किसी और टॉपिक पे कूद जाएंगे। आपको एक ल्यूसिडनेस नहीं मिलेगी कि आप अच्छा एक आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी, ग्रेजुअली बिल्ड नहीं करेंगे वो। और जब तक वो लूसिडनेस नहीं मिलती ना आपको, वो कहने को वो फील और वो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। और जब तक वो फील और वो मज़ा नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी कभी भी फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो कहीं से, तो एनसीईआरटी से शुरुआत मत करो, मेरी ये सलाह है। फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बुक हो जाती है फॉर फर्स्ट टाइम रीडर्स। ठीक है, तो आपके इससे हेल्दी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, मतलब आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल प्रोफाइल का क्वेश्चन हो, जो आपको नॉलेज और जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे वो आपको नहीं बन पाएंगे। और अगर नहीं बन पाएंगे तो आपका फ़ायदा ही क्या है पढ़ने का? पढ़ इसीलिए तो रहे हो जिससे आपके अच्छे कॉन्सेप्ट बने, आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, और कोई वजह थोड़ी है आपको एनसीईआरटी पढ़ने की। ठीक बात। तो पहली बार में तो ना पढ़ें। और क्यों? क्योंकि कोई लॉजिकल फ्लो नहीं है, आपके अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है? नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी है। इट इज़ एन एक्सीलेंट रिवीजन सोर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों रिवीजन के तौर पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? रिवीजन के तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो आपकी एक बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे आपको एक चीज़ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तो अब अच्छा एनसीईआरटी में लाइन लिखी भी है तो आप ये समझ जाओगे, अच्छा तो खाली एक केस लिखा है, इसके अलावा 2 ये डिफरेंट केसेस और बन सकते हैं। तो और बन सकते हैं तो आप अपने आप सोचने लग जाओगे, और एक बार जब आप सोचने लग जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो बन चुके होंगे ना वो बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन कई बार एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, खासतौर पे जहाँ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हो गए, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर हो गया। तो इस तरीके के चैप्टर में से हमारा एनसीईआरटी की लाइनों में से क्वेश्चन आ जाता है, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं ना, जो एनसीईआरटी में गिवन होते हैं, या आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो, चाहे आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हो, या एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो, ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन।
ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, नीट में भी पूछ दिए जाते हैं बहुत बार और जेई में भी पूछ दिए जाते हैं बहुत बार। नीट में तो काफ़ी बार, नीट में तो इनफैक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि ये तो डायरेक्टली पूछ दिए ही जाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, अब ये एक बात है कि एनसीईआरटी इतनी ओवररेटेड क्यों है। एनसीईआरटी को फिजिकल केमिस्ट्री में मैं एक ओवररेटेड बुक बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि आप एक बात समझो, कड़वी सच्चाई है कि इट इज़ ईजियर फॉर टीचर्स। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में कंटेंट कम है, और कंटेंट कम है और थोड़ा सा आसान है, और आसान कंटेंट पढ़ाना आसान है, और हम इसीलिए मैक्सिमम टीचर्स खाली एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी खाली एनसीईआरटी पढ़ाई गई है एंड दे नो ओनली एनसीईआरटी। उन्हें भी एनसीईआरटी पढ़ाई गई, उन्हें एनसीईआरटी के बाहर कुछ पता ही नहीं, तो इसीलिए वो एनसीईआरटी 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 करते रहते। लेकिन उनका क्या फ़ायदा हुआ? उनका तो पैसा बना, आपका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनका पैसा बना, पर कौन सफ़र करे? आप सफ़र करें। तो टीचर्स के लिए तो आसान है कि एनसीईआरटी 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 बोलना, और वो पीवाईक्यूज़ भी वो ही कराते हैं खाली अपने क्लास में, जो कि एनसीईआरटी से डिराइव्ड होते हैं या उनके लेक्चर से सॉल्व हो पाएंगे। सारे पीवाईक्यूज़ भी नहीं टच करते वो। तो सच बात तो यही है कि मैक्सिमम टीचर्स आर क्रैप। मैं किसी टीचर के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़्यादातर टीचर्स हैं वो ऐसे ही हैं, वो आपको एग्ज़ाम लेवल की प्रिपरेशन नहीं कराते। तो अच्छे टीचर से ज़रूर पढ़ना है। अच्छे टीचर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पर निर्भर ना करें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, नहीं तो आप ही सफ़र करेंगे। ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लेना। तो अब कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है, सबसे पहला पॉइंट, कि एक बात दिमाग में डाल लो, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। इतना सब के बाद भी एनसीईआरटी इज़ मस्ट, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा इशूड बुक है और आपको इस वजह से वो सॉल्व करनी है। क्योंकि जो एनटीए है वो भी एक तरीके से, उसमें जो लोग हैं वो सीबीएसई के ही लोग हैं, और वो एनसीईआरटी फॉलो करके पेपर बनाते हैं। तो एनसीईआरटी से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, तो आपको इसलिए वो बुक पढ़नी तो पड़ेगी। अच्छा, बेसिक बुक है, मस्ट है, ठीक है, पर सफिशिएंट नहीं है, पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आपको कब पढ़नी है? जिससे आपके कॉन्सेप्ट खराब ना हो, आपको इंटेलिजेंटली पढ़नी है, जब कॉन्सेप्ट खराब ना हो। इसलिए रिवीजन के टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक बात है भाई, रिवीजन के टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, थ्योरी तो ही हो गया। क्या आप थ्योरी सारी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, थ्योरी सारी नहीं पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी आपको सिलेक्टिवली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब सिलेक्टिवली कैसे पढ़ोगे? आप अपने टीचर से पूछोगे। टीचर्स जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे कि अच्छा ये थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी पढ़ लो, तो आपको इनफैक्ट टीचर्स खुद ही मार्क करवा देते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो मार्क करवा देते हैं थ्योरी कि अच्छा ये थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी पढ़ लो, और आपका काम हो जाता है। क्वेश्चंस आपको सारे करने पड़ेंगे, आपको एक बार एटलीस्ट गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, चाहे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हो, चाहे एनसीईआरटी के इंटेक क्वेश्चन हो, चाहे बैक एक्सरसाइजेज हो, और इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। इवन बोर्ड्स, नीट और मेंस और एंड एडवांस, तीनों चारों में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक बात, ये समझ में आई। अब एक अच्छे टीचर का क्या रोल आता है? अच्छे टीचर का ये रोल होता है कि वो क्लास नोट्स में जितने भी एनसीईआरटी की थ्योरी होती है, जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो अपने क्लास नोट्स में वो चीज़ पहले ही नोट करवा के लिखवा देगा और आपको बढ़िया से नोट्स बनवा देगा। मतलब खाली वो प्रोफाइल नहीं कराएगा जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो तो कराएगा ही, साथ ही साथ बाहर की भी प्रोफाइल करा देगा जिसपे क्वेश्चन बनते हैं या फ्यूचर में बन सकते हैं। तो अगर सारी चीज़ एक जगह मिल गई तो आपका काम आसान हो गया। आपको एनसीईआरटी का थ्योरी वाला पोर्शन तो दिमाग से कट ही गया कि थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी से। कहीं पढ़नी भी होगा तो अच्छा टीचर आपको बता देगा, कि अच्छा टीचर आपको बता देगा तो आपका और काम आसान हो गया। साथ ही साथ आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस शीट दे देगा। प्रैक्टिस शीट में वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एनसीईआरटी से जितने भी फंडामेंटल लेवल पे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको प्रैक्टिस करा देगा। आपको खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, बाकी आपकी सारी
प्रॉब्लम एक ही जगह पे सॉल्व हो जाएगी। आपकी दो ही तो प्रॉब्लम थी, एक एनसीईआरटी की थ्योरी, एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से आप एक बार गो थ्रू हो गए, थ्योरी उसने क्लास में ही कवर करा दी एक अच्छे टीचर ने। तो एक अच्छे टीचर का ये फ़ायदा है। तो अगर हम कंक्लूड करें कि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी इज़ अ गुड बुक, बेसिक बुक है, बट इट इज़ ओनली गुड फॉर रिवीजन एंड इट इज़ नॉट इनफ एंड सफिशियंट। आपको एनसीईआरटी से बाहर की भी प्रोफाइल देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि जेई और इवन नीट में ऐसी प्रोफाइल्स पूछी जाती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं। एनसीईआरटी को एक एज अ रिवीजन सोर्स देखें, थ्योरी को, थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिवली थ्योरी पढ़ें, अपने क्लास टीचर से पूछ के थ्योरी पढ़ें, या वो आपको खुद ही बता दें तो बेटर है। नहीं, अगर नहीं बता रहे हैं तो आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, वो थ्योरी आपको बताएंगे कि मार्क करके दे देंगे, ये थ्योरी पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। आप उनसे डाउट्स लीजिए। प्रॉब्लम से आप ज़रूर एक बार सारे गो थ्रू कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एनसीईआरटी एज वेल एज एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। और अच्छा टीचर आपके क्लास नोट्स में ही थ्योरी करा देगा, तो आपको खाली एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। इवन उसकी शीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि मैंने भी, जब मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं भी नोट्स बनवाता हूं, तो देखो मैं भी सारी चीज़ें एक एक चीज़ इस तरीके से लिखवा देता हूं, इस तरीके से नोट करके। जब टीचर एक एक बातें एनसीईआरटी बेस्ड भी और एनसीईआरटी से जो डिराइव्ड हुई हैं वो भी, और जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जब ऐसी सारी प्रोफाइल कवर करा दी जाती हैं, तब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग बूस्ट मिल जाता है उसे, कॉन्फिडेंस लेवल को, और बच्चा एक बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इम्पॉर्टेंस क्या है एनसीईआरटी, आपको आया होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है। तो देखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। एक और वीडियो में बना दूंगा कि एनसीईआरटी को एज अ रिवीजन सोर्स कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें, या किस तरीके से उसको रिवाइज करनी है एनसीईआरटी को, ये वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप ध्यान रखो कि एनसीईआरटी को एज अ रिवीजन सोर्स यूज़ करो, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।